हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीएम स्टडी। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 3 में अपन ने पढ़ा था निषेचन स्टार्ट कर दिया था और निषेचन की डेफिनेशन पढ़ ली थी और निषेचन के बारे में एक टॉपिक और पढ़ लिया था, परागकणों का अंकुरण। उसमें हमने क्या पढ़ा कि वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंच जाते हैं और उसके बाद में अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने पर इनसे क्या निकलती है? पराग नली। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन देखेंगे कि जो पराग नली परागकण से बनी है वो किस प्रकार आगे वृद्धि करेगी, यानी वर्तिका के अंदर किस प्रकार वृद्धि करेगी और बीजांड तक कैसे पहुंचेगी। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह। देखिए, अंडक की संरचना अपन कई बार देख चुके हैं। ये अंडक है। सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा होता है? वर्तिकाग्र। बीच का लंबा नली का जैसा भाग वर्तिका और नीचे फूला हुआ भाग क्या होता है? अंडाशय। और अंडाशय में उपस्थित होते हैं बीजांड और बीजांड में उपस्थित होते हैं अंडी यानी मादा युग्मक। और अपन ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि पराग नली में के द्वारा नली युग्मक बीजांड में पहुंचते हैं। तो ये परागकण का अंकुरण हो चुका है और इससे पराग नली निकल चुकी है। ठीक है, और इस पराग नली में दो नर युग्मक भी बन चुके हैं। ये नर युग्मक कैसे बने, इसे देखने के लिए आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पीछे आगे वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पता चल जाएगा कि नर युग्मक किस प्रकार बनते हैं। अब ये जो पराग नली बनी है, ये पराग नली वर्तिका से होती हुई अंडाशय की ओर यानी बीजांड में प्रवेश करेगी। ठीक है, अब अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की वर्तिका पाई जाती है। सब पादपों में वर्तिका का प्रकार अलग होता है, वर्तिका की लंबाई भी अलग होती है। तो अपन देखें कि किस प्रकार की वर्तिकाएं पाई जाती है। तो कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें खोखली वर्तिका पाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वर्तिका है, खोखली है, यहां पर कोई भी उत्तक या कोई भी कोशिकाएं उपस्थित नहीं है। तो यहां पर श्लेष्मा भरा हुआ है, श्लेष्म पदार्थ जो पराग नली को वृद्धि करने के लिए प्रेरित करेगा, आगे वृद्धि करने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। खोखली है तो पराग नली आसानी से वृद्धि कर सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बल्कि इसमें तो वर्तिका में तो श्लेष्मा भरा हुआ है जो इसको पोषण भी देगा और आगे यानी बीजांड की ओर वृद्धि करने के लिए प्रेरित भी करेगा। ठीक है, तो खोखली वर्तिका किन में पाई जाती है? लीलियम और राइबीज पादपों में। ठीक, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें अर्धठोस वर्तिका पाई जाती है। ठीक, अर्धठोस क्या पाई जाती है? वर्तिका। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कोशिकाएं या उत्तक वर्तिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्धठोस है, पूरी तरह से वर्तिका भरी हुई नहीं है, इसमें कुछ कोशिकाएं कुछ उत्तक उपस्थित है लेकिन पूरी वर्तिका में नहीं है। आधी खोखली है, आधी ठोस है। तो फिर इसमें पराग नली कैसे वृद्धि करेगी? ये पराग नली। ठीक, क्या है ये? पराग नली। ये कैसे वृद्धि करेगी? ये पराग नली ये जो कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान है, भाई कोशिकाओं के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? अंतराकोशिकीय स्थान। कोशिकीय अवकाश बोल सकते हैं, स्थान भी बोल सकते हैं। तो कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिकीय स्थान है या अवकाश है, उनसे होती हुई
पराग नली आगे की ओर बढ़ेगी, बीजांड की ओर जाएगी। तो ये हो गई अर्धठोस वर्तिका। किन में पाई जाती है? आइनोथेरा और पिटूनिया पादपों में। ठीक है। अब ज्यादातर पादपों में, अधिकतर पादपों में कैसी वर्तिका पाई जाती है? ठोस वर्तिका पाई जाती है। ठीक है। ठोस वर्तिका का मतलब है पूरी वर्तिका उत्तकों से भरी हुई है और कोई अंतराकोशिकीय स्थान नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है। तो अब पराग नली के लिए रास्ता कैसे बनेगा? ठीक, ये पराग नली बन चुकी है। अब ये पराग नली आगे कैसे जाएगी? क्योंकि वर्तिका तो पूरी तरह से क्या है? भरी हुई है, ठोस है। तो रास्ता बनाने के लिए एक एंजाइम काम आएगा, पेक्टिनेज। ये एंजाइम है, ठीक है, जो क्या करेगा? इन उत्तकों का अपघटन करेगा और अपघटन करके पराग नली के लिए रास्ता बनाएगा। ये देखिए, ये रास्ता बन गया। अपराग नली इस रास्ते से आसानी से बीजांड की ओर चली जाएगी। तो ठोस वर्तिका का मतलब है वर्तिका पूरी तरह से कोशिकाओं या उत्तकों से भरी हुई है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो जगह बनानी है, रास्ता बनाना है। रास्ता कौन बनाएगा? पेक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा? कोशिकाओं को या उत्तकों को अपघटित कर देगा, अपघटन कर रहा है और अपघटन करेगा तो रास्ता बन जाएगा। ठीक है। और साथ में जो अपघटित होंगे उत्तक वो पोषण भी देते जाएंगे पराग नली को। तो पराग नली पोषण लेकर के और सीधी बीजांड की ओर वृद्धि करती जाएगी। तो पराग नली वर्तिका में वृद्धि कर रही है। ठीक है। टॉपिक भी अपना यही है, पराग नलिका की वृद्धि। अब अपने एक बात देखी कि कुछ पादपों में खोखली वर्तिका, तो जिसमें श्लेष्मा भरा हुआ है, पराग नली आसानी से बीजांड की ओर वृद्धि करेगी। अर्धठोस में आदि ठोस वर्तिका है, तो कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश है उससे होती हुई पराग नली बीजांड की ओर वृद्धि करेगी। और ठोस वर्तिका जो ज्यादातर पादपों में पाई जाती है, तो वहां पर रास्ता कौन बनाएगा? पेक्टिनेज एंजाइम बनाएगा, पराग नली के लिए रास्ता तैयार करेगा, पेक्टिनेज एंजाइम। ठीक है। और उसी रास्ते से होती हुई पराग नली बीजांड की ओर जाएगी। अब इन तीनों में एक बात कॉमन हो रही है कि पराग नली बीजांड की ओर जाएगी, पराग नली बीजांड की ओर जाएगी, इसमें भी पराग नली बीजांड की ओर जाएगी। ठीक है। पराग नली बीजांड की ओर का मतलब देखो, ये अंडाशय है और अंडाशय के अंदर ये क्या है? बीजांड। तो अपन कह सकते हैं कि पराग नली अंडाशय की ओर या बीजांड की ओर ही वृद्धि करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रसायन जो कि अंडाशय में है, बीजांड में है, वर्तिका में है, वो रसायन इसकी दिशा को निर्धारित करते हैं। किसकी दिशा को निर्धारित करते हैं? पराग नली की दिशा को। ठीक है। तो कुछ रसायन क्या करते हैं? पराग नली की दिशा का निर्धारण करते हैं। ठीक है। रसायन जैसे वर्तिका में उपस्थित रसायन है, अंडाशय में उपस्थित रसायन है, बीजांड में उपस्थित रसायन है, ये पराग नली की दिशा को निर्धारित करेंगे कि भाई पराग नली बीजांड की ओर ही क्या करे? वृद्धि करे या गति करे। तो ऐसी वृद्धि को हम कह सकते हैं एक दिशीय। एक दिशीय का मतलब एक ही दिशा में और रसायन अनुवर्ती, रसायनों से प्रेरित होकर होने वाली वृद्धि। ठीक। तो पराग नली हमेशा एक दिशा में वृद्धि करती है और वो दिशा कौन सी होती है? वर्तिका से बीजांड की ओर। और इस वृद्धि को रसायन अनुवर्ती कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वृद्धि की जो दिशा है वो रसायनों के द्वारा निर्धारित होती है। दोबारा एक बात सुन लीजिए।
पराग कण का अंकुरण होता है, पराग नली निकलती है, वर्तिकाग्र में प्रवेश करती हुई वर्तिका में जाती है और सीधा बीजांड तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इसकी जो दिशा है बीजांड की ओर जाना, तो एक ही दिशा हुई। इसका मतलब पराग नली की वृद्धि कैसी होती है, एक दिशीय। ठीक, और ये बीजांड की ओर ही वृद्धि करे, इसके लिए कुछ रसायन इसको प्रेरित करते हैं। ठीक, वो रसायन इसकी वृद्धि की दिशा निर्धारित करेंगे कि पराग नली हमेशा किसकी ओर वृद्धि करे, बीजांड की ओर। तो पराग नली की जो वृद्धि होती है वो रसायनों के द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए पराग नली की वृद्धि को रसायन अनुवर्ती वृद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्तिका में पराग नली की वृद्धि। तो आगे अपन देखते हैं पराग नली का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, यानी कि पराग नली वर्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय में पहुंच गई। अब बीजांड में प्रवेश कैसे होगा, तो डायग्राम से देखते हैं अपन इसको। ये अंडक है और इसकी संरचना कई बार अपन पढ़ चुके हैं। ठीक, ये ऊपर वाला भाग कौन सा होता है, वर्तिकाग्र। ये बीच का लंबी नली का जैसा भाग वर्तिका। ये कौन सा भाग है, अंडाशय, और अंडाशय में क्या होता है, बीजांड। ठीक, ये परागकण और इससे निकली पराग नलिका जो यहां तक पहुंच चुकी है। अब तक अपन ने ये पढ़ा। अब हम देखेंगे कि ये बीजांड में प्रवेश कैसे करती है। ठीक है, तो बीजांड में प्रवेश करने के 3 रास्ते होते हैं, 3 मार्ग होते हैं। वो 3 मार्ग कौन कौन से हैं, तो पहला मार्ग है बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक, कौन सा प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश। तो इसके लिए अपन बीजांड की संरचना देखेंगे सबसे पहले। और बीजांड की संरचना कैसी होती है, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो अगर इसकी संरचना समझनी है तो पीछे जाके वीडियो में देखना पड़ेगा आपको। ये प्रतीप बीजांड की संरचना अपन पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ज्यादातर पादपों में प्रतीप बीजांड ही पाया जाता है। ये एक बार मैं फटाफट इसके जितने भी भाग हैं उनके नाम बता देता हूं। मैन जैसे पीछे वाला भाग कौन सा होता है, निभाग। ठीक, ये इसके जो चारों तरफ आवरण होता है इसको कहते हैं अध्यावरण। ये नीचे वाला भाग कहलाता है बीजांड द्वार, जहां पर अध्यावरण नहीं होता। और बीच का ये जो कक्ष देख रहे हो, ये संरचना देख रहे हो, इसको कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, जिसमें 7 कोशिकाएं होती हैं टोटल। ये लीजिए, ठीक है, ये बीजांड वरंत है। बाकी सारी संरचनाएं जो है अपन पहले पढ़ चुके हैं। मैन संरचना देखेंगे। ये भ्रूण कोश बीचों बीच चारों तरफ इसके है अध्यावरण, और ऊपर वाला भाग निभाग हो गया। ये नीचे की तरफ क्या हो गया, बीजांड। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि पराग नली बीजांड में कैसे प्रवेश करेगी, सिर्फ बीजांड में, भ्रूण कोश की बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पराग नली यहां तक आ गई। अब पहला प्रवेश मार्ग क्या है, बीजांड द्वारी प्रवेश। तो बीजांड द्वार ये है, तो ये पराग नली यूं आई और बीजांड द्वार से होती हुई बीजांड में प्रवेश करेगी। ठीक है, और बीजांड में क्या, भ्रूण कोश में ही प्रवेश कर जाएगी। ठीक, तो बीजांड द्वारी प्रवेश का मतलब क्या है, पराग नली। ये क्या है, पराग नली।
ठीक, ये पूरी संरचना क्या है, ये बीजांड है। और ये बीजांड कहाँ उपस्थित है, अंडाशय के अंदर। यूं देखिए, यह भी खैर बनाया डायग्राम, फिर से देखिए ये है। तो पराग नली यूं आए, ठीक है, इसी को अपन ने इस डायग्राम में समझाया। तो पराग नली बीजांड द्वार से होती हुई बीजांड में प्रवेश करेगी, तो इस प्रवेश को कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। और ऐसा प्रवेश ज्यादातर यानी अधिकांश पादपों में होता है। ठीक, पहला प्रवेश तो ये हुआ। दूसरा है निभागी प्रवेश। अब निभागी प्रवेश में क्या होगा, फिर से अपन डायग्राम बनाते हैं, अलग अलग डायग्राम बनेंगे सबके। ये बीजांड हो गया, ठीक है। तो ये बीचों बीच कौन सा भाग है, भ्रूण कोश। अब अपन को बताएं इनमें से निभाग कौन सा है, निभाग ये है। और अपन कौन सा बीजांड पढ़ रहे हैं, प्रतीक बीजांड। प्रतीक बीजांड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आवर्त बीजी पादपों में प्रतीक बीजांड पाया जाता है। अब अपन ने देखा कि ये पराग नली यहां तक आ गई, और पराग नली किस प्रकार से बीजांड में प्रवेश करेगी। ठीक, तो कौन सा मार्ग है, निभागी प्रवेश। तो बीजांड में ये प्रवेश कर जाएगी निभाग से होती हुई, ये निभाग से प्रवेश कर गई। अब आगे ये इस पराग नली को भ्रूण कोश में प्रवेश करना होता है। फिलहाल ये सिर्फ बीजांड में प्रवेश हुआ है इसका, भ्रूण कोश में नहीं। ठीक, तो आगे कैसे जाएगी, इस प्रकार से, यानी भ्रूण कोश में वृद्धि करने के लिए तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता कौन सा होता है, बीजांड द्वार। तो भ्रूण कोश में जाने का तो एक ही रास्ता है, कौन सा, बीजांड द्वार। लेकिन बीजांड में जाने के 3 रास्ते हैं। जैसे पहला रास्ता तो कौन सा हो गया था, बीजांड द्वारी प्रवेश। दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा, निभागी प्रवेश। पराग नली बीजांड में निभाग की ओर से प्रवेश कर गई, लेकिन भ्रूण कोश में, ये भ्रूण कोश है और इसमें जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह कौन सा है, बीजांड द्वार से होते हुए। ठीक, और इस प्रकार का पराग नली का प्रवेश बीजांड में कौन कौन से पादपों में होता है, इस प्रकार से निभागी प्रवेश। कैचुराइना और बिटूला पादपों में पराग नली निभाग से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। तीसरा है अध्यावर्णी प्रवेश। ठीक, ये डायग्राम देखते हैं अपन। ये बीजांड बना लिया। अब हमें पता है कि अध्यावरण कौन सा होता है। तो चारों तरफ 2 आवरण होते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, अध्यावरण। ठीक, और ये आ गई पराग नली। अब पराग नली बीजांड में प्रवेश कैसे करेगी, तो क्या नाम है इस प्रवेश का, अध्यावर्णी प्रवेश। इस प्रकार से करेगी, अध्यावरण से होती हुई किसमें प्रवेश कर रही है, बीजांड में। सिर्फ बीजांड में प्रवेश कर रही है, अध्यावरण से होती हुई। ठीक, आगे भ्रूण कोश में मैंने बताया कि जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो कौन सा है, बीजांड द्वार। ठीक है, और ये नीचे वाला भाग बीजांड द्वार ही होता है। और हम सिर्फ बीजांड में प्रवेश पढ़ रहे हैं, भ्रूण कोश में प्रवेश नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो यहाँ पर बीजांड में प्रवेश पराग नली कहां से कर रही है, अध्यावरण से होती हुई कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, अध्यावर्णी प्रवेश। ठीक, और इस प्रकार का प्रवेश कौन कौन से पादपों में पाया जाता है, कुकुरबिटा में, पोपुलस में। एक बार दोबारा देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं पराग नली का
का बीजांड में प्रवेश, सिर्फ बीजांड, भ्रूण कोश में नहीं पढ़ रहे अभी, भ्रूण कोश में आगे पढ़ेंगे। तो बीजांड में प्रवेश के 3 रास्ते होते हैं। पहला कौन सा है? बीजांड द्वारी प्रवेश। अब बीजांड बीजांड द्वार कौन सा होता है ये मैंने डायग्राम में बता भी दिया, डिटेल से पढ़ना है तो पीछे चैप्टर नंबर 2 के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये परागनली आएगी और सीधा बीजांड द्वार से होती हुई प्रवेश करेगी। तो ऐसे प्रवेश को कौन सा प्रवेश कहते हैं? बीजांड द्वारी प्रवेश, जो ज्यादातर पादपों में पाया जाता है। निभागी प्रवेश, तो इसका ये ऊपर वाला भाग कौन सा होता है? निभाग। परागनली निभाग से बीजांड में प्रवेश कर गई, लेकिन भ्रूण कोश में जाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, कौन सा? बीजांड द्वार। ठीक। तीसरा अध्यावरणी प्रवेश। तो अध्यावरणी में क्या होगा? परागनली अध्यावरण से बीजांड में प्रवेश कर गई, बीजांड में कर गई, लेकिन भ्रूण कोश में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कौन सा? बीजांड द्वार। ये क्या है? भ्रूण कोश। तो इस प्रकार से अलग अलग पादपों में परागनली अलग अलग प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, जो अब हमने देखा तीनों प्रकार की प्रवेश। तो अब तक हमने देखा कि परागनली बीजांड में प्रवेश कर चुकी है। अब हम देखेंगे परागनली का भ्रूण कोश में प्रवेश। ठीक, भ्रूण कोश कहाँ होता है? अभी डायग्राम में पढ़े थे। अब मैं सिर्फ भ्रूण कोश का डायग्राम बनाऊंगा और उसमें टोटल 7 कोशिकाएं होती है। 7 कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं इनकी बात करेंगे अभी। ये देखो, ये वाला जो छोर है ना, ये निभाग है। निभाग की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक, ये बीजांड द्वारी भाग है या बीजांड द्वार है। देखिए बुक में क्या है, ये ऊपर की तरफ बता रखा है, ये नीचे की तरफ। अब उसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है, कैसे? अभी अपन पढ़ रहे थे प्रतीक बीजांड, और प्रतीक बीजांड में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भाई बीजांड किस तरफ होता है? नीचे की तरफ। अब मैं आपको समझाऊंगा कि बीजांड ऊपर की तरफ है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जैसे पीछे पढ़ाया वैसे हम अब पढ़ेंगे। तो भाई प्रतीक बीजांड में बीजांड द्वार कहाँ होता है? नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ही पढ़ते हैं। ठीक है, बात वही है। तो ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? निभाग। नीचे की ओर कौन सा भाग हो गया? बीजांड। अब इस तरफ 3 कोशिकाएं दिख रही हैं आपको। ये 2 कोशिकाएं तो कौन सी हैं? सहायक कोशिकाएं। डिटेल से अगर पढ़ना है भ्रूण कोश की संरचना, भ्रूण कोश कैसे बना, तो पीछे वाले वीडियो पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में है वो। और ये बीच वाली जो कोशिका होती है, जो थोड़ी बड़ी भी होगी साइड में, अंड कोशिका। तो 3 कोशिकाएं हो गई, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका, और तीनों मिलके कहलाती हैं अंड समुच्चय। अब इसमें सहायक कोशिकाओं को सहायक कोशिका क्यों कहा? क्योंकि ये सहायता करती हैं किसमें? निषेचन में। और निषेचन में भी क्या सहायता करती हैं? परागनली के लिए रास्ता बनाती हैं कि परागनली आसानी से भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाए। अंड कोशिका जो सबसे मेन है, इसको अपन मादा युग्मक भी बोल सकते हैं। जहां तक नलियुग्मक आएंगे, मादा युग्मक के पास आएंगे। किसके द्वारा आ रहे हैं? परागनली के द्वारा आ रहे हैं। और रही बात बीच में, तो ये बीच की केंद्रीय कोशिका होती है, जिसमें प्रारंभ में तो 2 केंद्रक होते हैं, अगुणित अगुणित, लेकिन बाद में दोनों अगुणित मिलकर के द्वितीयक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। ये सब पहले पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो अब अपन बात करते हैं, ये तो संरचना मैंने एक बार शॉर्ट में आपको समझा दी है भ्रूण कोश की। ये पूरी संरचना क्या है? भ्रूण कोश। अब इसका नाम भ्रूण कोश क्यों रखा गया है? क्योंकि इस कोश में भ्रूण बनेगा, ठीक, और भ्रूण कोश बनेगा। कैसे बनेंगे ये आगे देखेंगे अपन। तो भ्रूण कोश की संरचना अपन ने देख ली। अब अपन बात करते हैं कि परागनली इसमें कैसे प्रवेश करेगी।
ठीक है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि बीजांड में प्रवेश कैसे करेगी। 3 रास्ते थे, तीनों रास्तों में एक बात कॉमन थी। क्या कॉमन थी? कि पराग नली बीजांड द्वार पर आ गई थी, यानी भ्रूण कोश में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कौन सा है? बीजांड द्वार। ठीक, ये क्या है? पराग नली, जिसमें 2 नर युग्मक आ रहे हैं बीजांड में जाने के लिए, भ्रूण कोश में जाने के लिए। अब ये पराग नली बीजांड द्वार तक तो आ गई, तीनों ही रास्तों में आ गई थी। बीजांड द्वारी प्रवेश में भी आ गई थी, निभागी प्रवेश में भी, और अध्यारणी प्रवेश में भी। अब ये भ्रूण कोश में प्रवेश कैसे करेंगे? तो इसके भी 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से, अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के मध्य से। तो इसको अपन इस डायग्राम में समझते हैं। ये सहायक कोशिका है, ये भी सहायक कोशिका है, और ये कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका। ये बात अभी मैंने बताई भी थी। ये क्या है? सहायक कोशिका। अब मैंने क्या बताया? अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के मध्य से पराग नली प्रवेश करेगी। तो अपन इसको यू बना देते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में से ये प्रवेश कर गई पराग नली। तो पराग नली भ्रूण कोश में कहां से प्रवेश करी? एक अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के बीच में से, ठीक। तो पहला रास्ता कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से। दूसरा रास्ता भ्रूण कोश में प्रवेश करने का, भ्रूण कोश की भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से। भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से, ठीक है। ये भ्रूण कोश, ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये दूसरी सहायक कोशिका, ये, और पराग नली यहां तक आ गई। अब ये पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश कहां से करेगी? भ्रूण कोश की भित्ति जो ये है, भ्रूण कोश की भित्ति तो ये है, और सहायक कोशिका ये है, ठीक है। सहायक कोशिका ये अंड कोशिका। तो भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच में से पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रवेश पराग नली का कहां से हुआ? भ्रूण कोश की भित्ति और एक सहायक कोशिका के मध्य से, ठीक है। एक लास्ट तीसरा रास्ता हो रहा है, एक सहायक कोशिका को भेद कर, 2 सहायक कोशिकाएं हैं, ठीक है। और पराग नली ये आ गई, बीजांड द्वार तक आ गई। अब ये क्या करेगी? एक सहायक कोशिका को भेदती हुई पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाए, मतलब सहायक कोशिका का अपघटन हो जाएगा। वो सहायक कोशिका अपघटित होकर के पराग नली के लिए रास्ता बनाएगी और पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएगी, और इसके साथ साथ 2 नर युग्मक भी अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि पराग नली भ्रूण कोश में प्रवेश किस प्रकार करेगी? 3 रास्ते हैं, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में से, भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के में से, और एक सहायक कोशिका को भेजते हुए अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।